गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 16 अगस्त 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। वैसे तो आपको मैं बताऊं कि आज कोई बहुत ऐसा कोई नया टॉपिक नहीं है जिसके बारे में बोलूं कि यहाँ से एग्जाम में सवाल आएगा ही आएगा। एक ये एडिटोरियल सेक्शन से हम लोग अच्छा क्वेश्चन करेंगे, यहाँ से हम लोग एक मेंस के लिए आंसर भी लिख सकते हैं, जिसमें आपको मैं पूरा नॉर्थ ईस्ट में जो हमारी मेनलैंड इंडिया से जो असिमिलेशन की जो बात करते हैं उनको अपना पार्ट बनाने की बात करते हैं, उसकी थोड़ी हिस्ट्री आपको बताऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कैसे हैं, प्रेजेंट में क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, इंडिया ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अपने साथ क्लब करने के लिए, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर सकते हैं। अच्छा है, एक कहानी की तरह इसको हम लोग थोड़ा लेके चलेंगे। उसके अलावा जो है कोई ऐसा एक ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, कई बार वो पूछ लेता है एग्जाम में प्लेसेस इन न्यूज, है ना, तो वहां से ये सवाल आ सकता है। उसके अलावा थोड़ा फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे। ये भी पुराना सा टॉपिक है, कोई नया इसमें कुछ खास है नहीं। हल्का फुल्का आपको केपेक्स वगैरह के बारे में बताऊंगा, हल्की सी जो है गांधी जी के बारे में हल्की बात कर सकते हैं। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ना आपको स्पेसिफिक टॉपिक भी दिया रहता है, तो उस टाइम लाइन पे क्लिक करके आप उस टॉपिक को भी जाके भी देख सकते हो। तो ये कुछ टॉपिक है जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन एक बार फ्रंट पेज पे देख लेते हैं आज है क्या। कल हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे बनाया बहुत अच्छे से, और मतलब मैंने आज तक इंडिपेंडेंस डे को इस तरह से एज अ फेस्टिवल के तौर पे नहीं देखा है ना। इस बार लोग ऐसा लग रहा था कि कोई फेस्टिवल मना रहे हैं एक्चुअली में, जैसे दिवाली होली हम लोग मनाते हैं, ऐसा लग नहीं रहा था कि इंडिपेंडेंस डे। वैसे तो इंडिपेंडेंस डे भी एक फेस्टिवल होता ही है, लेकिन मोस्टली लोगों इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है भैया आज छुट्टी है, कुछ लोग इसके लिए इसलिए याद रखते हैं, कुछ लोग याद रखते हैं कि ड्राई डे है ना, जो दारू पीने वाले हैं वो ड्राई डे के नाम से याद रखते हैं। लेकिन इस बार इसको एज अ फेस्टिवल की तरह मनाया गया, फंक्शंस हुए हर जगह, सड़कों पे लोग, घरों में हर घर तिरंगा एंड ऑल दैट। तो एक अच्छी बात है, एक फीलिंग के लिए, एक नेशनहुड की फीलिंग के लिए, पेट्रियटिज्म की भावना जगाने के लिए बहुत बढ़िया चीजें होती हैं। लेकिन फिर से वही जैसा हर साल होता है और जैसा हमारे कंट्री में यूजुअली होता भी है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। कल ही शाम को एक्चुअली सड़कों पे बहुत सारे तिरंगे ऐसे ही वो गिरे हुए मिले और उसकी सफाइयां हो रही थी। कोई कुछ कचरे में पड़ा हुआ है, नाले में पड़ा हुआ है, ढेर कूड़े के ढेर पे जो है वो फ्लैग्स पड़े हुए हैं। तो उस तरह का वो नहीं है, वो तो ये बहुत गलत बात है ना। तो आप झंडे की, ये सिर्फ कोई सेल्फी क्लिक करने के लिए नहीं है कि आपने बाइक पे लगाया और चले और सेल्फी क्लिक कर लिया और इंस्टाग्राम पे 4 फोटो डाल के लाइक आपने ले लिया और ये दिखा दिया दुनिया को बहुत बड़े आप देशभक्त हो भाई साहब। लेकिन उसका रिस्पेक्ट भी करना सीखो ना यार, उसकी वैल्यूज को समझो, जो उसके अंदर वैल्यूज हैं वो क्या है, क्या वो इंडिकेट करता है हमारे लिए फ्लैग। तो आज कितने सारे सुबह से मैं फोटोज देख रहा था ट्विटर वगैरह पे, वो ऐसे झंडे पड़े हुए हैं, ढेर के ढेर लगे हुए हैं कूड़े कचरे के एंड ऑल दैट। दिस इज टू बैड, है ना। तो वी आर अ कंट्री एंड वी लव आवर फ्रीडम फाइटर्स, वी लव आवर हीरोज, बट वी डू नॉट लव देयर प्रिंसिपल्स, वी डू नॉट लव देयर वैल्यूज। वी लव गांधी जी बट वी हेट द वैल्यूज ऑफ गांधी जी। वी लव भगत सिंह बट वी डू नेवर फॉलो भगत सिंह। तो दिस इज सैड फेयर जो हम लोग करते हैं अपने उनके साथ, ऐसा हमेशा होता ही है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, जो रियल वैल्यूज हैं उनको हमें डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। तो फ्रंट पेज पे आज तो एक तो मोदी जी की जो है भैया स्पीच है जो रेड फोर्ट से वो देते हैं हर साल, और इन्होंने बहुत बड़ी बातें जैसे हमारे सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर हमेशा से करते रहे हैं। लेकिन इस बार इनका जो सबसे ज्यादा फोकस रहा वो 2 चीजों के ऊपर रहा, एक था करप्शन के ऊपर, दूसरा था नेपोटिज्म के ऊपर। तो नेपोटिज्म का जो डिबेट है इंडिया में वो किसने शुरू किया था, वो एक्चुअली शुरू किया था किसने, क्या नाम है उसका, कंगना रनावत ने, है ना, कॉफी विद करण में। तो एंड ऑल दैट, तब से कितना ज्यादा न्यूज में है नेपोटिज्म एंड ऑल दैट। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में ऐसी नहीं जो कि, मतलब नेपोटिज्म मतलब डायनेस्टिक रूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है इंडिया में जो डायनेस्टिक, भैया नेता का बेटा नेता होगा, नेता का बेटा नेता नहीं होगा तो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन होगा, है ना, किसी बड़ी कंपनी का सीईओ होगा, तो वो तो होता ही है ना। और इसमें कुछ हद तक वो बहुत बुरा भी नहीं है, एज लॉन्ग एज वो अपनी कैपेसिटी के ऊपर कुछ अपने आप को जो है प्रूफ करते हैं, तो उसमें गलत भी कुछ नहीं है। हाँ, अगर वो कैपेबल नहीं है और फिर भी जो है वो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं तो तब गलत है ना। और डेमोक्रेसी में तो नेपोटिज्म नाम की एज सच कोई चीज होनी नहीं चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है पीपल ना। तो अगर लोग आपको चुन के भेज रहे हैं तो भैया फिर ये लोगों की गलती है ना। तो अगर कोई नेता के बेटे को अगर जनता वोट दे रही है तो ये तो जनता की बात है ना,
इसमें उसकी नेपोटिज्म क्या करेगा? जनता को अगर वो पसंद है इलेक्ट करेंगे, जनता को पसंद नहीं है तो इलेक्ट नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। तो जनता का डिसीजन है, राइट? तो इसमें बहुत सारी डिबेट डिस्कशन हो सकती है, बट यस, तो मोदी जी ने जो है करप्शन और नेपोटिज्म के बारे में यहाँ पे बात कही है कि हमारे देश में आज भी बहुत बड़े लेवल पे करप्शन होता है। और इन्होंने एक और चीज यहाँ पे बोली है जिसे कहा गया ना पंच प्राण, है ना, 5 रिजोल्व्स, प्रण मतलब प्राण नहीं प्रण, पंच प्रण, 5 रिजोल्व। तो अलग अलग रिजोल्व की इन्होंने बात की है कि जब हम लोग 2047 में अपनी 100th इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे तब हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, इंडिया से जो है कॉलोनियल माइंडसेट को जो है हमें दूर करना है, कॉलोनियल माइंडसेट, है ना। तो इसलिए तो हम अपनी सेपरेट पार्लियामेंट बना रहे हैं, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट की पार्लियामेंट है वो क्या है, वो कॉलोनियल एक माइंडसेट का ही तो सिंबल है। और क्या है वो? अंग्रेजों ने बनाई थी, अपने लिए बनाई थी, इंडिया को रूल करने के लिए बनाई थी। उस पार्लियामेंट से, क्योंकि दैट इज वाई द तो अंग्रेजों के द्वारा यूज किया जाता था उसको पहले, और वहां पे कितनी सारी एंटी इंडिया पॉलिसी बनाई गई थी। तो उस गांधी जी ने भी ये कहा था लेटर ऑन 1940, 46, 47 में कि इस पार्लियामेंट को बम से उड़ा देना चाहिए। सोच के देखिए, गांधी जी जैसा आदमी ये बात कर रहा है बम का यूज करने का कि पार्लियामेंट को उड़ा दो, तो वो भी हमारे कॉलोनियल माइंडसेट का ही एक पार्ट है कहीं ना कहीं, है ना। और कितनी सारी चीजें हैं। तो वो वैरी करता है। कॉमनवेल्थ गेम में हम लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये क्या है, क्या ये हमारा कॉलोनियल माइंडसेट नहीं है? तो सबसे पहले तो आपको कॉमनवेल्थ से बाहर होना चाहिए भाई, है ना, ये भी बड़ी बात है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि हमारा जो लेगेसी है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यूनिटी इन स्ट्रेंथ है इंडिया में, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और सिटीजन्स को जो है ईमानदारी से अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करना चाहिए। वही जो है बड़ी बड़ी बातें हमेशा जो है की जाती हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर भी इन्होंने फोकस किया कि आने वाली जनरेशन को के लिए बहुत बढ़िया होगा एंड ऑल दैट, ठीक है। तो करप्शन इन द सेंस कि आजकल आपको पता है कि बहुत सारे नेताओं के ऊपर और लोगों के ऊपर भैया छापेमारी की जा रही है, उनके घर से करोड़ों रुपए बरामद किया जा रहा है। तो करप्शन तो है, नो डाउट, तो उसको दूर करना है, तो ये तो बड़ी बात है। तो एक और करप्शन ऐसा नहीं है कि समाज में अभी है करप्शन। अर्थशास्त्र की जब हम लोग बात करते हैं, है ना, जिसने कौटिल्य ने लिखा था उसको, जिसे उस समय भी उन्होंने अर्थशास्त्र में भी बात की है करप्शन की। तो उस समय भी मतलब 2-2,500 साल पहले भी करप्शन खूब हुआ करता था। तो करप्शन एक जब से स्टेट का जन्म हुआ है, जब से, तो करप्शन तो कहीं ना कहीं चल ही रहा है। बट वो करप्शन हद से ज्यादा ना बढ़ जाए, जब वो सोसाइटी को बिल्कुल डायरेक्टली नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है ना, वो एक अलग बात होती है। चलिए, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं फ्रंट पेज पे, तो थोड़ा ज्यादा समय ले लिया मैंने भावनाओं में बह के। खैर अच्छा, पहला टॉपिक देखते हैं। तो भैया 75 ईयर हमें हो गए हैं इंडिपेंडेंस को। तो गांधी जी, तो 47 में गांधी जी कहाँ थे? 15 अगस्त 1947 में गांधी जी कहाँ थे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। जब दिल्ली में सेलिब्रेशन हो रहे थे, लाखों लोग जो है दिल्ली में थे, जश्न मना रहे थे, गाने गा रहे थे, नगाड़े बजा रहे थे, उस समय गांधी जी कहाँ थे? गांधी जी उस समय थे कोलकाता में। कलकत्ता में एक भवन है जिसे कहते हैं हैदरी मंजिल। तो रियल नेम इसका हैदरी मंजिल है, लेकिन बाद में इसको गांधी भवन के नाम से भी जाना जाता है। तो गांधी जी वहां थे उस समय। क्यों थे? क्योंकि आपको पता है कि ईस्ट पाकिस्तान मतलब बंगाल वाला जो रीजन जो है वहां पे हो रहे थे दंगे। तो गांधी जी को जाना था कहां पे? नावखली में जाना था, ठीक है। नावखली में बहुत दंगे हो रहे थे, लेकिन नावखली में वो उस समय नहीं जा पाए, तो वो यहीं पे जो है रुक गए थे। तो कुछ दिन के लिए गांधी जी यहाँ पे रुके थे। और 1947 में गांधी जी एक्चुअली जिस दिन हमें आजादी मिली वो यहीं पे थे, लेकिन उन्होंने कोई जश्न नहीं मनाया, ना उन्होंने कोई तिरंगा फहराया, बल्कि उन्होंने 24 आवर्स का फास्टिंग किया था। क्योंकि गांधी जी का ये कहना था कि ये जो हमें आजादी मिली है ये आधी अधूरी मिली है, क्योंकि गांधी जी पार्टीशन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, राइट। और तो इसीलिए जो है गांधी जी ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, और दैट वाज द होल रीजन। तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए हैदरी मंजिल कहाँ है, हल्का फुल्का, है ना, ये स्टोरी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो यहाँ पे एक्चुअली एक म्यूजियम बनाने की बात चल रही थी इस हैदरी मंजिल को, लेकिन उसके लिए अभी अप्रूवल मिला नहीं है। और यहाँ पे गांधी जी की लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। उनकी घड़ी है, उनका चश्मा है, उनकी चप्पल हैं, कई सारी चीज़ें हैं। और जैसा कि आपको पता है गांधी जी की वैल्यूज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते नहीं हैं, तो कोई देखने वेखने नहीं आता। मोस्टली बंद ही रहता है साल भर। 15 अगस्त को थोड़ा बहुत, या गांधी जयंती पे इसको खोला जाता है, 2 घंटे का यहाँ पे फंक्शन होता है, उसके बाद फिर लोग अपने घर चले जाते हैं, सब भूल जाते हैं। तो ऐसा ही है, जो होना नहीं चाहिए। तो वी लव आवर हीरोज बट वी डू नॉट नो देयर वैल्यूज, है ना, फॉरगेट अबाउट फॉलोइंग देयर वैल्यूज, वी डू नॉट नो इवन कि उनका प्रिंसिपल क्या थे, है ना, दैट इज द होल प्रॉब्लम। तो यही समस्या है भैया समाज के साथ। खैर आगे बढ़ते हैं।
स्टेट सिग्नल इंटेंट टू रेज केपेक्स, केपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल का मतलब ये होता है कि वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट है बेसिकली, जिससे पैसा जनरेट होता है, ठीक है, पैसा जनरेट हो सकता है। जैसे अगर बात करें आप का, जैसे मान लो एक रेस्टोरेंट है, आपका एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, उस रेस्टोरेंट के अंदर जो है 4 लोग काम करते हैं, आप इनको सैलरी देते हो, तो ये सैलरी कैपिटल नहीं है, ये सैलरी रिवेन्यू है, ठीक है। आप जो मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आप उसको खर्च कर रहे हो, उनको दे रहे हो, और जो डेली आपको वहां से इनकम होती है उस रेस्टोरेंट से, वो भी आपका रिवेन्यू है, वो आपकी रिवेन्यू इनकम है, ठीक है, इनकमिंग हो रही है। लेकिन इस रेस्टोरेंट को बनाने में जो आपने खर्चा किया, जो लैंड आपने वहां पे परचेज की, वो सब क्या है, वो कैपिटल है, ठीक है। तो एज कैपिटल का मतलब वो होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली वो खर्चा होता है जिससे आप फ्यूचर में इनकम जनरेट कर सकते हो, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे कोई ब्रिज बनाना, कोई सड़क बनाना, कोई पोर्ट बनाना, ठीक है, कोई सड़क बनाना, इन्हें कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखिए 2 साल से तो भैया कोविड-19 ही चल रहा था, 2-2.5 साल से, तो उस समय तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर नहीं पाई। अभी थोड़ी सिचुएशन इंप्रूव हुई है, तो एक स्टडी की गई है और उस स्टडी में ये पाया गया कि स्टडी की गई थी, इसके द्वारा देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, इसके बारे में कोई जानने की जरूरत नहीं है आपको। इन्होंने ये कहा कि अभी जो है मोस्टली स्टेट्स ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर फोकस करने वाले हैं, ताकि उनका फिस्कल डेफिसिट कम हो सके, है ना। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, इसे कहते हैं फिस्कल एक्सपेंडिचर। तो फिस्कल एक्सपेंडिचर को अगर कम करना है तो आपको पैसा जनरेट करना पड़ेगा। पैसा कैसे जनरेट होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर करके। स्कूल बनाओ, रोड बनाओ, ब्रिज बनाओ, पोर्ट्स बनाओ, तभी तो पैसा जनरेट होगा ना। तो फ्यूचर में अभी स्टेट गवर्नमेंट्स ये सब करने वाली हैं। तो यही थोड़ा स्टडी था, इकोनॉमी का बिल्कुल बेसिक सा ये आर्टिकल होता है, और हल्की फुल्की जो मैंने आपको चीज बताई इतना सफिशिएंट आपके लिए। अगर आपने इकोनॉमी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी है तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबसे इकोनॉमी का आर्टिकल पढ़ने से पहले आपको इकोनॉमी के टर्म्स पता होने चाहिए। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है ना, वो सब आपको पता होना चाहिए, तब ये चीजें समझ में आएंगी। इसलिए आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं पहले अपने बेसिक्स कवर करिए, उसके बाद इकोनॉमिक आर्टिकल को पढ़िए। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज की टू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ये किसने बोला है, ये हमारे बोला है सीजीआई ने, रमन्ना जी ने बोला है, ठीक है। तो रमन्ना जी का ये कहना है कि फंडामेंटल राइट्स तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब एक सिटीजन है, हम हैं, आप हो, हमें अपने राइट्स के बारे में भी पता होना चाहिए और हमें अपनी ड्यूटीज के बारे में भी पता होना चाहिए। समझ रहे हो ना बात, समझ रहे हो ना। जैसे ये मेरा राइट है कि मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूं, अगर मैं किसी पॉलिसी से किसी से खुश नहीं हूं तो मैं प्रोटेस्ट करूं, क्या दिक्कत है, ये मेरा राइट है। लेकिन प्रोटेस्ट के नाम पे मुझे कोई दुकान नहीं तोड़नी है, प्रोटेस्ट के नाम पे मुझे किसी की नाक नहीं तोड़नी है, किसी का माथा नहीं फोड़ना है, ठीक है। तो ये भी मेरी ड्यूटी है कि मेरे जो नेशनल एसेट्स हैं, है ना, उसको संभाल के रखा जाए, ये भी तो मेरी ड्यूटी है ना। तो राइट्स को लेके भी हमें अवेयर होना चाहिए, ड्यूटी को लेके भी अवेयर होना चाहिए। अब ये मेरी ड्यूटी, ये मेरा राइट है कि मेरा जो मन करेगा मैं वो खा सकता हूं, मेरा राइट है, ये सबका राइट है ना। जो आपको वेजिटेरियन पसंद है वो खाइए, नॉन वेजिटेरियन पसंद है वो खाइए। लेकिन ये मेरी ड्यूटी है कि भैया मैं 5 चबा के इधर उधर सड़कों पे जो है वो ऐसे ना थूकता ना फिरूं, सड़कों को लाल ना करूं, तो ये भी तो मेरी ड्यूटी है ना, साफ सफाई रखना। ओके, तो आपके राइट और आपकी ड्यूटी, तो जनता को दोनों के लिए अवेयर होना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो तो जस्टिफिएबल है, फंडामेंटल ड्यूटी तो जस्टिफिएबल नहीं है। इसका मतलब क्या होता है जस्टिफिएबल का, जैसे अगर मान लो आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो आप सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो कि देखो भाई साहब मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो आप मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराइए, सुप्रीम कोर्ट आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी जस्टिफिएबल नहीं है, ठीक है, जस्टिफिएबल नहीं है, क्योंकि आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे समझना पड़ेगा। और क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिफिएबल नहीं है, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनके लिए कोई ऐसा बहुत सारे कानून है नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को इनडायरेक्टली किसी एक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। ऐसे कई सारे इंडिया में एक्ट बने हैं जिसमें इनडायरेक्ट रूप से फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट करने की बात कही गई है। जैसे हम लोगों ने जो है अपना नेशनल फ्लैग का जो कोड बनाया, तो ये भी तो फंडामेंटल ड्यूटी को ही इंप्लीमेंट करता है एक तरह से, है ना। नेशनल ओनर एक्ट 1917 हम लोगों ने बनाया था, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी में कहा गया है कि हम अपने नेशनल सिंबल्स की रिस्पेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने कानून बनाया, है ना। ऐसे ही हम लोगों ने इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 153 डाला,
जो किसके बारे में बात करता है? जो बात करता है कि समाज में जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं उनके बीच में जो है नफरत नहीं फैलानी है, तो हेट स्पीच की बात करता है। तो ये भी तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल ड्यूटी को इनडायरेक्टली इंप्लीमेंट करता है ना। जो हमारा यूएपी है इसके तहत भी ऐसी बात करता है कि जो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है इनको जो है टैकल करना है। ये भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, हाँ इनडायरेक्ट रूप से फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं कई बार, बट डायरेक्ट रूप से फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट जस्टिफिएबल। ठीक है, तो जब हम लोगों ने 1949 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटी के लिए कोई प्रोविजन नहीं थे, ओनली फंडामेंटल राइट के लिए थे। फिर बाद में जब इमरजेंसी चल रही थी तो स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा, तो उन्होंने जो है पार्ट 4A इंट्रोड्यूस किया कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। और फिर हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस किया। यूएसएसआर से हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज के कॉन्सेप्ट को लिया है। तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। नॉन जस्टिफिएबल होते हैं इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। इंपॉर्टेंट ड्यूटी जैसे टैक्स पे करना, फैमिली प्लानिंग वगैरह हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया है फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर। ठीक है, और काफी वेग होते हैं, एम्बिगुअस प्रोविजंस होते हैं, इतने जनरल से टर्म्स हैं फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर, तो उसको ऐसे भी आप इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये डिबेट हमेशा रहेगी और अभी भी चल रही है कि क्या फंडामेंटल ड्यूटी जस्टिफिएबल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं अपने ओपिनियन कि क्या फंडामेंटल ड्यूटी को जस्टिफिएबल किया जाना चाहिए या अभी इसमें समय बाकी है, अभी जनता इतनी अवेयर नहीं है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को समझ सके, है ना। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपके सबका कमेंट पढ़ता हूं। इसीलिए जो है 4 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली फंडामेंटल ड्यूटी से ही इंक्लूड करके मैं आपके लिए लेके आया हूं। स्क्रीन को पॉज करना है, अच्छे से इसको पढ़ना है, उसके बाद आपको इसका आंसर करना है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सबमरीन डील इज अनरियलिस्टिक। बस आपको ये पता होना चाहिए इसके बारे में। प्रोजेक्ट 75I, आई का मतलब होता है इंडिया। ये प्रोजेक्ट 75 क्या है? क्या है प्रोजेक्ट 75? बेसिकली हमारा जो डिफेंस एक्विजिशन जो काउंसिल है इसने एक जो है एक प्रोजेक्ट था, एक प्रोजेक्ट अभी भी है प्रोजेक्ट 75, जिसके तहत इन्होंने क्या करना था, कुछ बहुत ही यूनिक तरह की सबमरीन्स बनानी थी। ठीक है, सबमरीन्स। अब ये इंडिया तो सबमरीन बनाता नहीं है, हम तो सिर्फ पैसा खर्चा कर सकते हैं। तो लगभग 43,000 करोड़ रुपीस का हम लोगों ने टेंडर निकाला था, टेंडर। और इस टेंडर में जो है फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए, कई सारी कंट्रीज आई थी कि भैया हम आपके लिए सबमरीन बनाएंगे। तो कि भैया 43,000 करोड़ रुपया, समझ रहे हो ना आप, है ना, कितने ज्यादा होता है, 5-6 बिलियन, $5.5 बिलियन के लगभग बैठता है। तो कई सारी कंट्री इसमें इंटरेस्टेड थी, जिसके अंदर कुछ सबमरीन्स बनाई जानी थी। बड़ी यूनिक तरह की सबमरीन थी, न्यूक्लियर सबमरीन भी थी इनके अंदर। अब इसके लिए रशिया ने जो है और टेंडर को ले लिया है वापस। रशिया ने कहा कि मैं इसको नहीं बनाऊंगा। अब आप ये चीज समझिए कि ये जब सबमरीन बनाई जानी थी इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी की जानी थी। ऐसा नहीं है कि फ्रांस वाले जो है उसको वहां पे बैठ के बनाएंगे उसके बाद इंडिया में ट्रांसफर कर देंगे। नो भैया, इंडिया में ही बनाइए, पैसा हमारा, डिजाइन आपका, इंजीनियर आपके, मटेरियल आपका, बनाओगे इंडिया में, और हमारे इंजीनियर भी आपके साथ मिलके बनाएंगे, ताकि मेक इन इंडिया की हम लोग बात करते हैं तो उसके तहत ये बनाया जाना था। तो रशिया ने जो है इसे बैकआउट कर लिया है। रशिया ने कहा है कि भैया ये जो डिजाइन आप बोल रहे हो, जो रिक्वायरमेंट आप बोल रहे हो, वो फिजिबल नहीं है। ठीक है, हम लोग टाइम पे उसको डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर एक क्लॉज था जिसमें यह कहा गया था अगर आपने टाइम पे डिलीवरी नहीं करी तो भैया आपके ऊपर लगाए जाएंगे हैवी फाइन्स। तो रशिया को ऐसा लगा कि वो नहीं कर पाएगा, इसीलिए जो है वो सारी चीजें यहाँ पे हुई हैं, उसने बैकआउट कर लिया है। जहां तक हम लोग सबमरीन्स की बात करते हैं तो इंडिया में 70-80% जितनी भी सबमरीन्स हैं वो रशिया से ही हमारी आई हुई हैं। इवन हमारा जो अभी हमारे पास जो एक न्यूक्लियर सबमरीन है उसका नाम है INS अरिहंत। ठीक है, अभी ये है इंडिया में। और एक और न्यूक्लियर सबमरीन है जो रशिया से जल्दी ही आ जाएगी और जिसको हम लोग बाद में उसको कमीशन कर सकते हैं अपनी नेवी के अंदर। तो रशिया तो का रिलेशन काफी अच्छा है इंडिया का सबमरीन के मामले में भी, लेकिन रशिया ने अनफॉर्चुनेटली बैकआउट कर लिया है। कुछ लोगों का यह मानना है कि शायद इसमें चाइना वाला एंगल हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता ऐसा, है ना भैया। इतना दिक्कत चल रही है रशिया में तो 43,000 करोड़ रुपए को छोड़ेगा थोड़ी वो, है ना। और हमारे तो रिलेशन वैसे अच्छे हैं, बुरे तो नहीं है। तो वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। एक हल्का सा टॉपिक है दोस्तों जिसका नाम है नगोरो कराबाख। ये पुराना टॉपिक है, पिछले साल काफी न्यूज में था, क्योंकि पिछले साल क्या था ना, अजरबैजान और आर्मेनिया इनके अंदर चल रही थी लड़ाई।
तब जाके ये न्यूज में था। और मुझे ऐसा लगा था कि लास्ट ईयर डेफिनेटली इसको सवाल पूछेगा एग्जाम में, वो बट इसने पूछा नहीं। प्लेसेस इन न्यूज में काफी इंपॉर्टेंट था ये, हो सकता है इस बार पूछ ले, है ना, वी नेवर नो, यूपीएससी पूछ सकता है। तो ये हिंदू में इन्होंने क्या किया, वो पुराना ही आर्टिकल उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके डाल दिया है। अब मुझे एग्जैक्टली याद है पिछले साल हम लोगों ने बिल्कुल सेम टू सेम टॉपिक किया था। इसमें होता क्या थोड़ा आपको बताता चलूं। देखिए ये इधर तरफ एक तरफ आर्मेनिया है और एक तरफ है अजरबैजान। अब ये दो वैसे तो सेपरेट सेपरेट कंट्री हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में ये जो रेड वाला आप देख रहे हो ना, ये एक जो है कंट्रोवर्शियल एक टेरिटरी है, ठीक है, जिसका नाम है नगोर्नो काराबाख रीजन, ये वाला जो रेड वाला है, ठीक है। वैसे तो इंटरनेशनली अगर हम लोग बात करें तो अजरबैजान जो है इसको कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ज्यादातर आर्मेनी लोग हैं, और आर्मेनी लोग अजरबैजान को पसंद नहीं करते और इनके कंट्रोल को रिजेक्ट करते हैं। तो और यहाँ पे कुछ रेबल्स ग्रुप भी हैं आर्मेनिया के, जिनको आर्मेनिया की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो पिछले साल जो है इन दोनों के बीच में इस रीजन को कंट्रोल करने के लिए कन्फ्लिक्ट हुआ था। अजरबैजान को सपोर्ट कौन करता है, टर्की करता है। आर्मेनिया को सपोर्ट कौन करता है, रशिया करता है। वैसे तो रशिया दोनों को ही कंट्रोल करता है, मतलब एक तरह से सपोर्ट करता है एक तरह से, लेकिन आर्मेनिया के अंदर रशिया का एक जो है डिफेंस बेस भी है, आर्मी बेस है। तो ज्यादा क्लोजनेस रशिया की आर्मेनिया की तरफ है। हालांकि रशिया बड़ा चालाक है, वो अजरबैजान को भी हथियार बेचता है और आर्मेनिया को भी बेचता है, लेकिन टर्की पूरी तरह से अजरबैजान को सपोर्ट करता है। तो वो कुछ चीजें यहाँ पे पिछले साल चल रही थी, ठीक है, काफी न्यूज में रहा था। और ये जो रीजन है ये काफी रिसोर्स रिच भी है, तो उस रिसोर्सिस को लेके भी ऑयल वगैरह गैस वगैरह यहाँ पे काफी ज्यादा पाई जाती है, तो उसको लेके भी है। इंडिया का यहाँ पे क्या स्टैंड रहा था, देखिए इंडिया वैसे तो दूसरों के मामले में ज्यादा पड़ता नहीं है ना। देखिए हम तो बचपन में जब बच्चा होश संभालता है तो मम्मी पापा एक ही बात बोलते हैं, बेटा दूसरों के पचड़े में नहीं पड़ना है ना, दूसरे के झगड़े में टांग नहीं अड़ानी है। तो यूजुअली इंडिया ऐसा करता नहीं है, भैया जो हो रहा है होने देता है। न्यूट्रल रहने की हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग हमेशा यही बात बोलते हैं कि पीसफुल तरीके से रहिए, प्यार मोहब्बत से रहिए, इंटरनेशनल ऑर्डर की रिस्पेक्ट करिए, यूनाइटेड नेशन एंड ऑल दैट, है ना। हमारा वही स्टैंड था इसके ऊपर भी, आर्मेनिया और अजरबैजान को लेकर, और इनके साथ हमारी ट्रेड भी कोई बहुत ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो कोई खास यहाँ पे ऐसी बात है नहीं यहाँ पे, बट स्टिल थोड़ा सा ये आप इस रीजन के बारे में जो है थोड़ा पढ़ सकते हो। तो आपसे सवाल यही पूछेगा कि नगोर्नो काराबाख रीजन वाज रिसेंटली न्यूज, ठीक है, तो ये कहाँ से आता है, कौन से पार्ट से बिलोंग करता है, हल्का फुल्का आपको ये पता होना चाहिए, दैट्स इट। इससे ज्यादा इस टॉपिक में कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे सामने दोस्तों है वो ये है द कंट्रोवर्शियल विजिट ऑफ चाइनीज वेसल हम्बनटोटा। पहले भी इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। भैया श्रीलंका के अंदर जो है पोर्ट है हम्बनटोटा, यहाँ पे जो है चाइना का शिप आना था। चाइना कहता है कि वो शिप जो है, वो शिप का नाम है युआन वांग 5, ठीक है, ये जो फोटो आपको नजर आ रही है ये वाला है। चाइना का कहना था कि भाई वो रिफ्यूलिंग के लिए आ रहा है, हल्की फुल्की रिपेयर करेगा, एक दो हफ्ता वहां पे रुकेगा और वापस चला जाएगा। इंडिया की मीडिया ने इसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया कि चाइनीज स्पाई शिप है। हो भी सकता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी कुछ कैपेसिटी है कि वो सैटेलाइट वगैरह को थोड़ा कर सकता है कंट्रोल, मतलब सर्विलेंस वगैरह कर सकता है। और हो सकता है इस शिप की वजह से जो हमारा पैसिफिक ओशन है वहां पे कुछ एक्टिविटी के ऊपर वो सर्विलेंस कर सकता है। दैट इज अ कंसर्न, और ये कंसर्न जो है यूएसए ने, यूके ने, इंडिया ने श्रीलंका को बताया था। अब इस शिप के आने की परमिशन जो है वो श्रीलंका ने चाइना को कई महीने पहले दे दी थी, लेकिन जब इंडिया ने जो है अपोज करना शुरू किया तो या श्रीलंका ने चाइना को कहा कि भाई साहब आप कंसिडर कर लीजिए, एक बार थोड़ा सा सोच विचार कर लीजिए। अब आप सोच के देखिए, वो शिप वहां से एक महीने पहले चलना शुरू हुआ, अब वो रास्ते में यू टर्न करके वापस थोड़ी लेके जाएंगे। अच्छा नहीं है, चाइना कोई छोटी मोटी पावर तो है नहीं कि छोटा बच्चा है आपने बोल दिया वापस चला जाएगा। अरे भैया आपका 40% लोन तो आपने चाइना को देना है, खरीद रखा है चाइना ने आपको, तो मना नहीं कर सकते। तो चाइना ने प्यार से रिस्पेक्ट जो है रिक्वेस्ट किया था चाइना को कि प्लीज थोड़ा सा सोच विचार कर लीजिए। तो 4-5 दिन वो डिले जरूर हुआ, लेकिन फाइनली हम्बनटोटा में वो आया, ठीक है, रुका हुआ है और अपना काम करके वापस चला जाएगा। तो इंडिया ने कोशिश तो किया उसको रोकने की, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं रोक पाए। तो वही है थोड़ा पूरा इस इशू के बारे में छोटी सी कहानी मैंने आपको बता दी है, पहले भी बता रखी है, कोई नया नहीं है टॉपिक ये, पिछले हफ्ते भी हम 2-3 बार कर चुके हैं इसको। खैर आगे बढ़ते हैं। बिग टेक टैलेंट कोनंड्रम। कोनंड्रम मतलब एक तरह का ना कंफ्यूजन टाइप का रहता है, कोनंड्रम बोलते हैं उसको, कि एक तरफ हाँ है, एक तरफ ना है, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, ना बोले कि हाँ बोले, उसको कोनंड्रम बेसिकली बोला जाता है। तो बिग टेक का भैया टैलेंट कोनंड्रम क्या है?
बिग टेक की मतलब आप किसकी बात कर रहे हो? हम बात कर रहे हैं गूगल, हम बात कर रहे हैं फेसबुक, हम लोग बात कर रहे हैं अमेज़न, हम लोग बात कर रहे हैं एप्पल। ये भैया बिग टेक कंपनीज हैं जो दुनिया की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करती हैं। तो इनका टैलेंट कोनंड्रम क्या है? टैलेंट कोनंड्रम मतलब ये है कि एक तरफ तो इनको बेस्ट टैलेंट चाहिए, दूसरी तरफ भैया इनकी जो है वैल्यूएशन कम हो रही है, और इनके बीच में कौन घुस गए? स्टार्टअप्स, है कि नहीं? पहले तो स्टार्टअप का इतना कल्चर था नहीं, गिनी चुनी 5-7 कंपनियां थी, लेकिन अभी बीच में आ गए स्टार्टअप। स्टार्टअप वाले क्या करते हैं? इनको मिलती है नई नई फंडिंग, फंडिंग से आता है पैसा, तो ये जो है हायर करते हैं बेस्ट लोगों को मार्केट से। और जब हायरिंग आप स्टार्टअप कर लेते हैं तो भैया फेसबुक गूगल के लिए तो हायरिंग करने के लिए कम लोग रहते हैं, तो एक तरफ तो उनको टैलेंट को हायर करना है, अच्छे टैलेंट को, बेस्ट टैलेंट को, दूसरी तरफ मार्केट में उनकी ग्रोथ उतनी हो नहीं रही है। एक तरफ वो अपने स्टाफ को कम कर रहे हैं, जॉब्स खत्म हो रही हैं। देखिए, जब से कोविड चला है खाली अमेरिका में ही 20 मिलियन वर्कर्स की जॉब चली गई है। इवन एशिया के अंदर जो है 81 मिलियन लोगों की जॉब चली गई है बिग टेक के अंदर, टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में, जब से कोविड हुआ है। एक तरफ तो जॉब जा रही हैं क्योंकि डिमांड नहीं है मार्केट में, दूसरी तरफ आपको टैलेंट को हायर करना है। समस्या है भैया ये, तो इसे कहा गया है बिग टेक कॉन्ड्रम। ठीक है, तो गूगल वगैरह ने कल अपने एम्प्लॉइज वगैरह को मेल वगैरह किया था, फेसबुक ने भी किया था कि हायरिंग को फ्री कर रहे हैं, तो पुराने वाले स्टाफ को थोड़ा वो कम कर रहे हैं और नए वाले स्टाफ को जो है हायर अभी नहीं करेंगे कुछ महीने तक। वो थोड़ी समस्या यहाँ पे चल रही हैं, और ये सारी टेक्नोलॉजी कंपनी में चल रही है। एडटेक में देख लो, अन अकेडमी ने, बाइजू ने, और कितनी सारे जो एडटेक कंपनीज है, कितने लोगों को जो है जॉब से हटा दिया क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है ना, वो सारी सारी चीजें उसके बारे में ही है। कोई खास ऐसा दमदार तो था नहीं, मैंने बस ऐसे मजे लेने के लिए इसको इंक्लूड कर लिया था। आज का जो बढ़िया एकदम मजेदार आर्टिकल है वो ये है, एडिटोरियल है, द फ्रेजिलिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंटीग्रेशन। फ्रेजिलिटी का मतलब होता है कोई चीज बहुत फ्रेजाइल होती है, बहुत नाजुक होती है। ठीक है, आप जब उसके ऊपर कोई ऑपरेशन करते हो तो बहुत नाजुक तरीके से करना पड़ता है, क्योंकि उसके ठीक होने के चांसेस कम होते हैं, उसके खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए बहुत प्यार से, मोहब्बत से उसको हैंडल करना पड़ता है। बहुत फ्रेजाइल, नाजुक होता है वो। क्या नाजुक है यहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब उसको मेनलैंड इंडिया के अंदर इंटीग्रेट करना है, मिलाना है। अब ये बहुत नाजुक प्रोसेस है। ठीक है, तो उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बात किया है। उन्होंने ये कहा कि भैया अभी तो देखो इंडिया 75th अपनी इंडिपेंडेंस मना रहा है, मना भी लिया हम लोगों ने। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मेनलैंड इंडिया के साथ करना है इंटीग्रेट। तो कहां तक हमें सक्सेसफुली मिली है, कहां तक सक्सेस हम लोग नहीं हुए। उसके बीच में फिर हमारे पास 6 शेड्यूल भी है और फिर एक आपसभा भी है, दोनों ही चीजें हैं। तो इस मतलब इतना सारा कुछ है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर समझने के लिए। तो उन सारी चीजों का अगर हम लोग इवैल्यूएट करें तो अब तक कितने हम लोग सक्सेसफुल रहे हैं, कितने नहीं रहे हैं, ये हमारे सामने बड़ा सवाल है कि 75 ईयर्स के बाद क्या हमारी गवर्नमेंट, क्या लोग इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को एक्सेप्ट कर पाए कि नहीं कर पाए। वो बेसिकली इस पूरे आर्टिकल का यहाँ पे निचोड़ है। अब थोड़ी हिस्ट्री इन्होंने यहाँ पे बताई है बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। ब्रिटिश आर्मी और मतलब ब्रिटिश ऑफिसर्स कई ऐसे थे जैसे जो आसाम को कंट्रोल करते थे, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कहते थे मंगोलियन फ्रिंज। ये टर्म उन्होंने यूज की गई थी सबसे पहले 1940 के अंदर, है ना। और इन्होंने ये कहा था 1940s में कि जो मंगोलियन फ्रिंज है, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, वो इंडिया से बिल्कुल अलग हैं, रेशियली भी, हिस्टोरिकली भी, कल्चरली भी और लिंग्विस्टिकली भी, है ना, रेस्ट ऑफ इंडिया से अलग हैं। इसलिए हम उनको इंडिया का पार्ट नहीं मान सकते। इवन 1873 में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जाने के लिए आपको एक स्पेशल परमिट लेना पड़ता था, ताकि उनकी जो लिंग्विस्टिक कल्चरल जो आइडेंटिटी है सेपरेट, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। अभी भी इंडिया में कई सारे स्टेट में आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, हालांकि अभी इतना रिजिड नहीं है बट लेना पड़ता है। ठीक है, वो सारी सारी चीजें हैं। आसाम वॉज अनेक्स्ड टू द ब्रिटिश बंगाल आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर 1824-26, ट्रीटी ऑफ यांडाबो। तो ट्रीटी ऑफ यांडाबो जब हुई थी उसके बाद जो है ब्रिटिश बंगाल को इंडिया का पार्ट बना लिया था, जिसके अंदर पूरा पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, आसाम, अरुणाचल, मेघालय, वो सब आ गए थे। ये ट्रीटी थोड़ा आप इसको याद रख सकते हो आपके हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से।
ये तो होगी हिस्ट्री की बात। हिस्ट्री में मतलब ब्रिटिश लोग ये मानते थे कि वो अलग हैं। फिर बात करते हैं कि भैया हम लोगों ने क्या किया, आजादी के बाद हम लोगों ने क्या किया। तो 6 शेड्यूल हम लोगों ने सबसे पहली बात इंट्रोड्यूस किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर सारे स्टेट आ जाते थे, सब स्टेट आ जाते थे। तो ब्रिटिश आसाम की जब हम लोग बात करते हैं तो ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को कंट्रोल करता था एक्सेप्ट त्रिपुरा, मणिपुर। यहाँ पे कुछ सेपरेट किंगडम थे, त्रिपुरा और मणिपुर में कुछ सेपरेट किंगडम थे। हालांकि वो पूरी तरह से सोवरेन तो नहीं थे, कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश के कंट्रोल में थे इनडायरेक्टली। एक तरह से प्रिंसली स्टेट का टाइप का कह सकते हो, ऐसा अरेंजमेंट था उनके साथ, ठीक है। लेकिन क्या था, अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर ऐसा तो नहीं है सारे स्टेट हिलीज हैं। जो हिली रीजन थे वो तो ब्रिटिश लोगों ने इंडिपेंडेंट छोड़ रखे थे, और जो प्लेन वाले रीजन थे जहां पे एग्रीकल्चर वगैरह होती थी वो पूरी तरह से ब्रिटिश के कंट्रोल में, ऐसा कुछ अरेंजमेंट था। इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट इतना समझ लीजिए कि थोड़ा अरेंजमेंट ऐसा वहां पे था। त्रिपुरा और मणिपुर में कुछ सेपरेट किंगडम थे छोटे छोटे, जो है ब्रिटिशर्स लोगों के साथ उनके रिलेशन ठीक ठाक थे। अब बस इतना समझ लीजिए। और 1920s में जो है एक नागा क्लब बनाया गया था वहां पे नागालैंड के अंदर स्पेशली। और जब साइमन कमीशन 1929 में आया था उस समय उन्होंने, नागा क्लब ने साइमन कमीशन के सामने डिमांड रखी थी दैट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, दे आर नॉट इंडियंस, इसलिए उनको इंडिया के साथ कंसिडर ना किया जाए। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट नहीं है, ये डिमांड बहुत पहले से ही नागा क्लब ने किया था। और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हुए करते थे वो भी रिकॉग्नाइज करते थे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट नहीं होना चाहिए बिकॉज दे आर वेरी सेपरेट पीपल, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा आपको हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। फिर 6 शेड्यूल हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। देखिए, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था वेरियर एल्विन। इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में बहुत काम किया, वहां के ट्राइब्स के साथ मिलके ही रहे, और एक तरह के मिशनरी भी थे, तो धर्म का प्रचार भी इन्होंने खूब सारा किया वहां पे। आजादी के बाद जो है जब इंडिया नॉर्थ ईस्ट के लिए पॉलिसी बनाने लगा तो इनसे सलाह ली कि भैया आप बताइए क्या सोचते हो। तो इन्होंने ये कहा कि इंडियन गवर्नमेंट को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के जो सेपरेट जो वैल्यूज हैं, ठीक है, उनके जो ट्राइबल कस्टमरी लॉज हैं उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। और इनकी सलाह के ऊपर फिर इंडिया ने 6th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया था ताकि वहां की जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके सेपरेट कल्चर को जो है इंटैक्ट करके रखा जा सके। ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तो दो चीजें हो सकती थी उस समय, या तो जबरदस्ती जो है उनके कल्चर को खत्म करके जो है उनके ऊपर नया कल्चर थोप दिया जाए, या फिर उनके कल्चर को रिस्पेक्ट किया जाए, उनके कानूनों को रिस्पेक्ट किया जाए। तो इंडिया ने दूसरी अप्रोच को अपनाया। आज भी इंडिया दूसरी अप्रोच को ही अपनाता है, लेकिन फिर बाद में हुआ थोड़ा इंसर्जेंसी हो गई, वायलेंस हो गया, अपसपा वहां पे लग गया, तो चीजें थोड़ी सी खराब हो गई, है ना। फिर 1963 में इंडियन जो है वो नागालैंड सेपरेट स्टेट बना दिया गया। फिर 1972 में जो है आसाम को बाइफरकेट कर दिया गया। फिर मेघालय को सेपरेट स्टेट बना दिया, अरुणाचल प्रदेश को बना दिया, मिजोरम को बना दिया, है ना। पहले तो इनको यूटी बनाया था, फिर इनको जो है स्टेट बना दिया गया, तो वो सारी चीजें हो गई। तो बेसिकली इंडिया ने ऐसा क्यों किया, ताकि क्योंकि जैसे जैसे वहां पे डिमांड आती रही तो हम लोगों ने उनको सेपरेट स्टेट बनाना शुरू कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड्स। तो वो कुछ कुछ चीजें हो रही थी, लेकिन कितना सक्सेसफुल हुआ कितना सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो क्या खाली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 6 शेड्यूल जोड़ने से हो जाएगा काम? नहीं, उसके अलावा हम लोगों ने और भी बहुत कुछ किया। पहली बात हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाई 1971 के अंदर, लेकिन ये सिर्फ एक एडवाइजरी कमेटी थी। इसके अंदर कौन हुआ करते थे? गवर्नर्स। अब गवर्नर मान लो पंजाब का गवर्नर है, अब उस पंजाब से कोई आदमी है, उसको जो है मणिपुर का गवर्नर बना दिया, उसको भैया मणिपुर के कल्चर के बारे में क्या पता। जब आपने नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनाया इसका मतलब इसका कोई खास रेलेवेंस था नहीं, तो गवर्नर तो सारे बाहर के हुआ करते थे। फिर इंडिया ने इस चीज को रियलाइज किया कि नहीं यार ये तो गड़बड़ हो रही है। फिर बाद में हम लोगों ने जो है चीफ मिनिस्टर्स को भी इसके अंदर इंक्लूड करना शुरू कर दिया। चीफ मिनिस्टर तो उसी स्टेट के होते हैं, तो इसको थोड़ा इफेक्टिव बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 2002 में हम लोगों ने इसको अमेंडमेंट किया था जब चीफ मिनिस्टर को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया था, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर इंडिया ने जो है इंडियन गवर्नमेंट ने एक डोनर नाम का जो है डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन वो सेपरेटली बनाया ताकि उनकी नीड्स को जो है स्पेशली रखा जाए, ध्यान रखा जाए। फिर हम लोगों ने इसको भी अपग्रेड कर दिया। 2004 में इंडिया ने स्पेशल की एक मिनिस्ट्री बना दी अलग से नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लेके। अब ये बहुत बढ़िया काम वहां पे कर रही है। फिर 1991 में इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई। फिर हम लोगों ने जो है इसको और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर दिया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया काफी क्रूशियल है साउथ एशिया के साथ कनेक्ट करने के लिए, वो हम लोगों ने बनाया। फिर 2010 के अंदर हम लोगों ने कुछ कानूनों को रिलैक्स कर दिया।
पहले नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम वगैरह के अंदर जो है फॉरेनर्स का जाना अलाउड नहीं था, काफी परमिशन वगैरह लेनी पड़ती थी। तो इसको भी हम लोगों ने रिलैक्स कर दिया ताकि टूरिज्म वगैरह वहां पे इंप्रूव हो जाए। तो बहुत कुछ हम लोगों ने किया, सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इंटीग्रेट करने के लिए। अब ग्राउंड पे वो कितना सक्सेसफुल नहीं हुआ है वो एक अलग से डिबेट हो सकती है। बट मैं खुद पर्सनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफी जाता रहता हूँ, वहां पे क्लासेस वगैरह के रिगार्डिंग पहले भी जब 2-3-4 साल से जा रहा हूँ, कोविड के पहले से ही। मुझे ऐसा लगता है कि काफी हद तक इंटीग्रेट हुई है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पॉपुलेशन काफी रिलेट करते हैं इंडिया से। वहां की अगर आप बहुत सारी चीजों को देखो, हालांकि सेपरेट आइडेंटिटी है, वो तो हर कल्चर की होती है, होनी भी चाहिए। बट इंडिया को लेके जो है जैसा कि पेपर वगैरह में बोला जाता है और इतनी तरह की चीजें वहां पे होती हैं, मैंने पर्सनली ऐसा कुछ खास फील, ऐसा टू बी ऑनेस्ट, वहां पे किया नहीं है। हो सकता है कुछ खास पॉकेट्स में हो, बॉर्डर एरिया वगैरह में, म्यांमार वगैरह के साथ, बट ऐसे मेनलैंड सिटीज वगैरह के अंदर ऐसा वहां पे ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो मुझे लगता है काफी सक्सेस हमें मिला है। लेकिन इंटीग्रेशन दोस्तों, अब ये सोचने वाली बात यह है कि आपको किस चीज को इंटीग्रेट करना है, आपको उस टेरिटरी को इंटीग्रेट करना है या वहां के लोगों को इंटीग्रेट करना है। नहीं, ये बड़ी चीज है ना। जैसे कई बार, एक बार मैं पढ़ रहा था दैट इंडियन कंसीडर्स कश्मीर एज इंटीग्रल पार्ट बट वी डू नॉट कंसीडर कश्मीरीज एज आवर ओन पीपल। ऐसा ही होता है ना, वी कंसीडर नॉर्थ ईस्ट इंडिया एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बट वी डू नॉट एक्सेप्ट पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया एज आवर ओन पीपल। वो भी एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, है ना। आप दिल्ली में चले जाइए, पुणे, मुंबई, कहीं मर्जी चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट रीजन से जो इंडियंस आते हैं उनके साथ अलग तरह से ट्रीट किया जाता है कि नहीं। कितने सारे वायलेंस भी उनके अगेंस्ट में हो जाते हैं कई बार। तो ये जो बना रखा है ना, वो गलत है। अगर आप उस टेरिटरी को अपना मानते हो तो वहां के लोगों को भी अपना मानिए, है ना। आपसे अलग हो सकते हैं वो, जैसे आप उनसे अलग हो वो आपसे अलग हैं, लेकिन उनका कल्चर आप रिस्पेक्ट करिए, आपके कल्चर को वो रिस्पेक्ट करेंगे। आप उनकी फूड हैबिट्स को रिस्पेक्ट करिए, वो आपकी फूड हैबिट को रिस्पेक्ट करेंगे। तो इक्वली आपको ट्रीट करना पड़ेगा, इक्वली आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, तभी जाके रियल इंटीग्रेशन होगा। अदरवाइज कानून वाना बनाते रहिए, उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है ना। फिर कॉन्स्टिट्यूशन, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ, आपसे वगैरह हुआ, उनको लेके जो है चीजें फिर खराब हो जाती हैं बीच बीच में, है ना। वो सारी चीजें हैं। और प्रेजेंट रियलिटी ऐसी है कि वहाँ पे जो बीजेपी की गवर्नमेंट है कई सारे स्टेट्स में अभी है, वहाँ पे उसका कोई खास, अब थोड़ा पॉलिटिकल है ये न्यूज, तो मैंने इसलिए इसको कवर किया नहीं है। लेकिन जो जितना मैंने आपको बताया है, मुझे लगता है हल्की फुल्की अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी अबाउट नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड इंटीग्रेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया विद मेन स्ट्रीम इंडिया। हालांकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी मेन स्ट्रीम इंडिया ही है और होना भी चाहिए, बट इंटीग्रेशन को लेकर थोड़ी सी समस्याएं यहाँ पे हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों ने टॉपिक किए हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में आज मैं गया नहीं किसी खास टॉपिक के बारे में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, रशिया वाला एंगल हम लोगों ने कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, गांधी जी, फ्रीडम एंड ऑल दैट। ठीक है, तो हल्का फुल्का बहुत मज़ेदार टॉपिक आज नहीं थे, और लेट्स होप कि कल अच्छे टॉपिक आएंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।